हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 आपका स्वागत है आप व्यू मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है भाई, मैंने लेक्चर नंबर 1 कल पढ़ा दिया था जिसमें मैंने आपको आप व्यू के बारे में सब कुछ बता दिया, किस तरह से आप व्यू को हम डिनोट करते हैं, क्या उसका प्रतीक होता है और उसके अवयव कैसे होते हैं, कैसे लिखा जाता है, उसको स्मॉल कैसे लिखते हैं और उसके टाइप्स में मैंने दो बातें बताई, पंक्ति आप व्यू और स्तंभ आप व्यू। पंक्ति आप व्यू क्या होता है, जिसमें केवल एक पंक्ति होती है, पंक्ति आप व्यू कहलाता है। और स्तंभ आप व्यू क्या होता है, जिसमें केवल एक स्तंभ होता है। ठीक है, आज हम उसी के आगे और बात करेंगे कि आप व्यू के प्रकार में और बहुत सारे टाइप्स हैं। तो टाइप नंबर 3 शून्य आप व्यू, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। इसको हम नल मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, NULL नल मैट्रिक्स। ये क्या होता है, एक आप व्यू शून्य आप व्यू कहलाता है जिसमें यानी कि सभी अवयव क्या हों, शून्य हों, अर्थात वो शून्य आप व्यू या नल सेट के नाम से जानते हैं। इसे बड़े आकार वाले शून्य से दर्शाते हैं, अर्थात ये भी शून्य आप व्यू, ये भी शून्य आप व्यू, ये भी शून्य आप व्यू। कैसे होता है, जैसे a² - 5a + 7i = 0। तो हमें क्या होता है, दोनों तरफ जब तुलना करनी होती है तो हमें जीरो मैट्रिक्स के जो जीरो मैट्रिक्स होती है वो अन्य आप व्यू के कोटि के बराबर लिखना होता है। तो इसी के हिसाब से हम इसको शून्य मैट्रिक्स लिखते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से स्टार्ट होता है आपका, जो कि वर्ग आप व्यू अर्थात स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ऐसा आप व्यू जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या कैसी हो, समान हो, इक्वल हो, m = n। यहाँ जहां m पंक्तियों की संख्या और n स्तंभों की संख्या होती है, वर्ग आप व्यू कहलाता है। ठीक है, इसे हम दर्शाने वाली वही बात है, चाहे जिससे दर्शा लें ABC। जैसे हमने क्या लिया, इसमें वही आएंगे, केवल 2 × 2, 1 × 1, 3 × 3, 4 × 4, है ना, एंड सो ऑन। अर्थात मैंने 2/2, 1 2 3 4 अवयव कुछ भी हों, 2 × 2, 2 पंक्तियां 2 स्तंभ, 3 × 3, 3 पंक्तियां 3 स्तंभ, एक अवयव 1 × 1। ठीक है भाई, अर्थात ये वर्ग आप व्यू का पैटर्न है, अर्थात उसमें पंक्तियां और स्तंभों की संख्या समान होती है, यही हमारा वर्ग आप व्यू कहलाता है। अब हमने एक अन्य उदाहरण लिया और इस एक आप व्यू a = aij n × n, हमने क्या किया, m और n दोनों इक्वल कर दिए। बिल्कुल, m की जगह भी क्या आ गया, n आ गया। तो हमने कल एक आप व्यू बनाया था जिसमें आपको जनरल या स्ट्रक्चर कह सकते हैं मैट्रिक्स का, या जनरल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म। ठीक है, तो a11 a12 ... a1n a21 a22 a2n एंड सो ऑन am1। यहाँ m1 लिखा करते थे, n1 n2, और यहाँ क्या बन जाएगा, ann। देखो मैंने एक अलग से एक इस तरह से लाइन खींची है। तो जितने भी वर्ग आप व्यू हैं, आप देखिए खास बात है इसमें, क्या खास बात है कि जितने भी वर्ग आप व्यू हैं इसमें कितने विकर्ण हैं, आप देखो, एक ये विकर्ण है, एक ये विकर्ण है, एक ये विकर्ण है, एक ये विकर्ण, वर्ग आप व्यू में। लेकिन क्या रेक्टेंगुलर आप व्यू में ऐसा होगा, कोई भी रेक्टेंगुलर आप व्यू अगर मान लीजिए हम लिख लेते हैं, सपोज दैट 1 2 3 4 5 6, ऐसी स्थिति में बताओ कहाँ है, ये है कहीं नहीं है, ये है कहीं नहीं है, तो यहां समस्या आ रही है। तो इसलिए ये देख रहे होंगे जो वर्ग आप व्यू होते हैं उन्हीं में विकर्ण होते हैं। तो 2 विकर्ण होते हैं, उनके कितने विकर्ण होते हैं, 2। लेकिन हमें हमेशा मुख्य विकर्ण की बात करनी होती है। किसकी, एक नया शब्द आया बेटा, मुख्य विकर्ण। ये बहुत विशेष बात है, मुख्य विकर्ण मैंने लिखा हुआ है वैसे तो नीचे, फिर भी मैं इंगित कर रहा हूं, मुख्य विकर्ण, जिसको हम अंग्रेजी में प्रिंसिपल डायगोनल कह सकते हैं, लीडिंग डायगोनल भी कह सकते हैं। इसका नाम दूसरा है लीडिंग डायगोनल। ठीक है, यहां मैंने लिखा हुआ प्रिंसिपल डायगोनल। तो ये जो चीज दिख रही है, अब इसमें a = aij n × n में अवयव aij और aj i = j है, जहां संयुग्मी अवयव कहलाते हैं। ठीक है ना, संयुग्मी अवयव कहलाते हैं। अवयव a11 मतलब सेम रहेंगे, a11 a22 ann विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। ये जो विकर्ण बना मेरा, इसके अवयव कहलाते हैं, तथा इसे मुख्य विकर्ण
भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य विकर्ण भी कहते हैं। अर्थात यहां से स्टार्ट होने वाला, अब देखो हमने इसको मुख्य विकर्ण नहीं कहा है। आप सोच रहे हो सर ये वाला भी हो सकता है क्या? नो, मुख्य विकर्ण लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल हमेशा हमारे जो आव्यूह होता है उसके लेफ्ट हैंड के ऊपरी सिरे से, हम थोड़ी जनरल भाषा बता रहे हैं, आप थोड़ा सा याद रखें, यानी कि जो आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है, उसके मुख्य विकर्ण की बात कर रहा हूं, तो उसके ऊपरी सिरे से लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी, यानी कि ये लेफ्ट हैंड हाथ है, इसके ऊपरी सिरे से स्टार्ट होकर दाहिने हाथ के अंतिम सिरे पर समाप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं जनरल भाषा में। वैसे तो आपको याद रहेगा, यही हमारा क्या होगा? मुख्य विकर्ण कहलाएगा। ये हमारा मुख्य विकर्ण, ये मुख्य विकर्ण, ये नहीं होगा, ये कभी नहीं। मुख्य विकर्ण पूछा जाए तो यही होगा। ठीक है भाई, डायगोनल की अलग से परिभाषा नहीं है, लेकिन मैंने आपको अलग से लिख दिया है कैसे क्या होता है। तो ये जानना बहुत आवश्यक है कि मुख्य विकर्ण क्या होता है, बहुत पूछ दिया जाता है। तो ये बात समझ में आ गई। तो इसमें जो भी है A11, A12, A13, A11, A11, A22, A33, A44, यानी कि NN लिख दिया ना, तो N इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। अगला पॉइंट मैंने लिखा नोट। देखो अब ये अपनी बुक में नहीं है, ये भी चीज अपनी बुक में वैसे स्पष्ट नहीं किया गया, लेकिन थोड़ा सा मैंने और अलग से किया हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे नोट, मुख्य विकर्णों के, ये होता है ट्रेस, ठीक है, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स यानी कि अनुरेख। तो मुख्य विकर्णों के अवयवों के योग को अवयवों का अनुरेख, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। अर्थात ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल टू A11 प्लस A22 प्लस A33 एंड सो ऑन। सबको मुख्य विकर्ण के अवयवों को योग कर दिया जाए, उसको हम अनुरेख कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। नई चीज है, ये कंपटीशन में पूछी जाती है। नेक्स्ट आता है विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? एक वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है, जिसमें मुख्य विकर्ण के, फिर से देखियो अब सब में मुख्य विकर्ण आएगा, मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर या मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। मतलब मुख्य विकर्ण के अवयवों को के अतिरिक्त या उनको छोड़कर बाकी सभी अवयव कैसे होते हैं? शून्य होते हैं। तो आप देखिए मैंने उदाहरण दिया, पहले तो देखो ये वर्ग आव्यूह है, 2 गुणा 2 का है, और ये देखिए मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर, ये देखिए आपको इंगित कर दे थोड़ा सा, ये देखिए मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर, यानी कि अतिरिक्त शेष सभी अवयव क्या होते हैं? शून्य होते हैं। शेष सभी अवयव क्या होते हैं? शून्य होते हैं। शेष सभी अवयव क्या होते हैं? यहां तो एक ही अवयव है, तो इसलिए वो विकर्ण आव्यूह ही कहलाएगा। दैट क्लियर? कहीं कोई प्रॉब्लम? बोलो भाई। वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह से विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह से अदिश आव्यूह। अगला मेरा पॉइंट है अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? एक विकर्ण आव्यूह, एक विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है, जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव कैसे होते हैं? समान होते हैं, अर्थात इक्वल होते हैं, सेम रहेंगे, तो ही वो क्या कहलाएगा? स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। देखो मैंने एक लाइन लिखी हुई है विकर्ण, यानी कि इस डेफिनेशन में ये आ गया और इसकी डेफिनेशन में ये आ गया, तो दोनों सब कनेक्ट है सबसे, ठीक है ना। लेकिन वो वर्ग आव्यूह होना आवश्यक है, यहाँ विकर्ण आव्यूह होना आवश्यक। अब पूरी बात नहीं लिखनी है, वर्ग आव्यूह से लिखते तो हमें लिखना पड़ता शेष अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो मुख्य विकर्ण के। तो इसमें देखो 2 और 2, देखो मुख्य विकर्ण पे खास बात क्या आई? ये देखो 2 और 2 समान हो गए। यहाँ देखो √2, ओके, -3, -4 कुछ भी ले सकते हो, लेकिन अन्य सभी अवयव इसी तरह वर्क करेंगे। तो मुख्य विकर्ण के अवयव कैसे हो? समान हो, क्या कहलाता है? अदिश आव्यूह कहलाता है। दैट क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर से आता है, इसका यूज है हमारे यहाँ। इनका तो कम होता है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा यूज, इसके बिना हमारी मैट्रिक्स नहीं चल सकती है, ठीक है। आगे भी हमें काम पड़ता है इसमें, चाहे वो 5वां चैप्टर होगा ना, उसमें भी जरूरत पड़ेगी, जो विक्रम आव्यूह वाला होगा उसमें विशेष काम है। तो इकाई या तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? वह अदिश आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, अभी हमने कहा था पीछे
हमने अदिश आव्यूह की बात करी है, कौन सा? वह अदिश आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो? इकाई, अर्थात यूनिट हो, वन हो, क्या हो? वन हो। ऐसा आव्यूह क्या कहलाता है? तत्समक या इकाई आव्यूह कहलाता है। इसे IN या कैपिटल I से व्यक्त करते हैं, अर्थात I = 1001। देखो यहां पे मैंने अभी क्या बताया, अदिश आव्यूह में क्या बताया? समान होता है, लेकिन यहां समान तो होना ही है, लेकिन एक ही होना चाहिए। इकाई का मतलब एक, उसके मुख्य विकर्ण पर अवयव हमेशा इकाई होता है, तो 1 1 1 आप देख लीजिएगा। इस तरीके से हमेशा आपको याद रखना है। अगर आपका कहीं पे आता है इकाई आव्यूह 2/2 का है तो ये वाला यूज करना है, और 3/3 का है तो इसको हम I2 भी कहते हैं और इसको I3 के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये 2 × 2 का है और ये 3 × 3, अर्थात इसका क्रम 2 × 2 का है और इसका 3 × 3 का। जितने क्रम का आव्यूह आवश्यक हो उतने क्रम का आव्यूह तुम स्वयं बना सकते हो, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर 2/2 का 1 0 0 1, 3 का 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरीके से आपने आज ये टाइप सीखे हैं। अभी कुछ और टाइप रह गए हैं, पहले आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखेंगे आप, मैंने एक नोट लिखा हुआ है यहाँ पर, आप ध्यान से देख रहे होंगे। नोट में मैंने क्या लिखा हुआ है? यदि k = 1 हो तो एक अदिश आव्यूह तत्समक आव्यूह होता है। मैंने एक उदाहरण दिया a = k 0 0 k, तो ये कैसा आव्यूह है? अदिश आव्यूह। क्यों? मैंने क्या बताया? मुख्य विकर्ण के सभी अवयव कैसे हों? समान हो, और शेष अवयव तो शून्य होंगे। तो ये फिलहाल कैसा आव्यूह है? अदिश आव्यूह। लेकिन क्या ये तत्समक आव्यूह होगा? हाँ, यदि k = 1 रख दें। दैट क्लियर? सभी नहीं होंगे, केवल ऐसी स्थिति में अननोन वैल्यू है और वो भी अदिश आव्यूह। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक अदिश आव्यूह तत्समक आव्यूह नहीं हो सकता है, लेकिन प्रत्येक तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह अदिश आव्यूह हो सकता है, क्योंकि उसमें तो हमेशा समान होंगे और 1 होगा। तो वो यानी कि जो भी तत्समक आव्यूह हैं वो अदिश आव्यूह हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक अदिश आव्यूह तत्समक आव्यूह नहीं हो सकता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। बात करता हूं, 8वां नंबर आ रहा है त्रिभुजाकार आव्यूह, ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? इसमें 2 प्रकार की होती है, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। तो वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के, खास बात, नीचे के, मुख्य विकर्ण के नीचे के ऑल एलिमेंट्स आर 0, सभी अवयव कैसे हों? शून्य हों, तो ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह कहते हैं। अर्थात देखो मुख्य विकर्ण के, ये देखिए हम आपको बताते चल रहे हैं मुख्य विकर्ण, मैंने यही बताया ना, मुख्य विकर्ण विशेष बात है, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल को लेके चलें, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होता है लास्ट इधर खत्म होता है। तो ये आपका उसके नीचे के सभी अवयव, तो ये 2/2 का है तो इसमें नीचे केवल एक ही अवयव था, तो इस तरीके। यहाँ देखें 3/3 में, थोड़ा सा हम यहाँ पे इंगित कर दे रहे हैं आपको ये समझ में आ जाए। ये देखिए, तो ये क्या बन गया? ये देखिए बन गया। तो इसको हम क्या कहेंगे? ऊपरी त्रिभुजाकार, नीचे के, मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव कैसे हों? शून्य हों, तो ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाता है। और दूसरा होता है निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अभी नीचे के थे और अब ऊपर के सभी अवयव कैसे हों? शून्य हों, तो निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाता है। जैसे x = अब मैंने फिर से दिखाया आपको, तो इस तरीके से देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दें, और यहाँ पर भी देखेंगे, ये देखिए, तो ऊपर के, तो ऊपर 1 है, 2 × 2 है और ये 3 × 3 है, तो आप देख रहे होंगे वर्ग आव्यूह है। और इसका मुख्य विकर्ण 2, मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हो गए? 2 और -5, और यहाँ पे 1 5 3। इसके ऊपर के सभी अवयव कैसे हैं? शून्य, इसलिए कैसा कहलाएगा? निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। दैट क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और एक बार में याद हो जाती है। कोई ऐसा नहीं पूरी साल पढ़ना पड़ेगा, पूरा वर्ष नहीं, एक बार आप सही ढंग से सीख लें, उसके उदाहरण जान लें, अपने आप क्लियर हो जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, परिवर्त आव्यूह। क्या नाम है इसका? परिवर्त आव्यूह, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है, इसको आप ध्यान से सुने। किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में, पंक्तियों को
स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए, परिवर्तित कर दिया जाए, तो प्राप्त आव्यूह मूल आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। मतलब जो भी आपको आव्यूह दिया जाए उसकी सभी पंक्तियां जो हैं उनको स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए तो इसे हम परिवर्त आव्यूह कहते हैं। और परिवर्त आव्यूह को इसे ए डैश या ए कैपिटल टी ट्रांसपोज होता है ना, इसलिए इसका नाम ट्रांसपोज है, इसलिए टी लगा सकते हैं। और ए डैश से भी व्यक्त कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। अर्थात ए बराबर, मैंने कुछ छोटा संक्षिप्त में लिया, ए आई जे। क्या हुआ? ए आई जे, एम गुणा एन था, जब मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला तो क्या बन गया? ए जे आई। यानी कि क्या हुआ? स्तंभ और पंक्तियां आपस में देखो चेंज हुई, ए जे आई, और क्या हो गया? एन गुणा एम। इनका क्रम भी चेंज हो जाता है। यदि वो वर्ग आव्यूह है तो तुम्हें सेम लगेगा, क्योंकि 3 गुणा 3 तो 3 गुणा 3, इसलिए कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो दैट इज, पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो इसे परिवर्त आव्यूह कहते हैं। ए डैश या ए टी से व्यक्त करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने दिया है ए इक्वल टू 2 4 6 3 -1 5, 2 × 3, 2 पंक्तियां हैं, 1 2 3 स्तंभ है, तो इसका क्रम क्या हो गया? 2 गुणा 3। अब मैंने जब ए डैश निकाला तो क्या होगा? इस पंक्ति को स्तंभ में लिख दिया, इस पंक्ति को स्तंभ में लिख दिया अपने आप। जब पंक्ति को हमने स्तंभ में लिख दिया तो अपने आप चेंज हो गया सब कुछ। तो जैसे ही हमने इसको चेंज किया तो ये स्तंभ हो गए, ये इसको चेंज किया इसको स्तंभ हो गए, ये क्या हो गई? पंक्तियां हो गई। तो वही चीज हो गई। ये 2 गुणा 3 था तो कितना हो गया? 3 गुणा 2। तो आई जे जे आई में बदल गया। आई जे किस में बदल गया? जे आई में। तो यहां क्लियर हो गया। एक और उदाहरण लिया, बी इक्वल टू 2/2 का लिया, तो 1 5 -6 -7 6, तो 1 और 5 ये पंक्ति थी, स्तंभ में आ गए, ये पंक्ति थी, ये स्तंभ में आ गए। तो देखो 2 गुणा 2 ही रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ सेम है। वर्ग आव्यूह में आपको सेम लगेगा और जो आयताकार होंगे उनमें अपने आप 2 गुणा 3 का 3 गुणा 2, 6 गुणा 1 का 1 गुणा 6 ऐसे हो जाएगा। ठीक है भाई। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट आता है आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है? माना 2 आव्यूह ए तथा बी योग व गुणन के लिए अनुकूलनीय हो, मतलब ऐसा करने के लिए तैयार हो, तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी का होल डैश, ये नियम है, ये प्रूफ भी करवाया जा सकता है आपसे, ये नहीं एक सवाल के माध्यम से। और आपके यहाँ आएंगे मैं बताऊंगा ए प्लस बी का होल डैश अर्थात ए प्लस बी का परिवर्त आव्यूह। तो जो भी आव्यूह दिया गया तो ए डैश प्लस बी डैश लिखा जा सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, ए बी का होल डैश, ए बी का गुणा में है, ए बी का होल डैश को ए डैश बी डैश नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रख लेना, बी डैश ए डैश। क्या लिखेंगे? बी डैश ए डैश। विशेषवाद ए बी का होल डैश ए डैश बी डैश नहीं, बी डैश ए डैश। ओके, ए डैश का होल डैश मतलब ए का परिवर्त और उसका भी परिवर्त, होल परिवर्त, तो क्या होता है? ए। ठीक है ना। ये देखिए ए आ गया। और के ए का होल डैश मतलब के ए का होल डैश, जैसे मान लो कोई राशि लिखी हुई है 2a, तो इसका मतलब 2 पे डैश का मतलब नहीं होता है। हम किसका? आव्यूह का परिवर्त लेते हैं। के तो क्या है? अचर है, तो के गुणा में रहेगा, केवल परिवर्त किसका आएगा? ए का, तो ए डैश। के एक अचर है। बात क्लियर हो गई। तो यहां तक मैंने आव्यूह का परिवर्त आव्यूह और आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म पढ़ा दिए। और आज अभी आप देखेंगे सममित एवं विषम सममित आव्यूह। सममित सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, एक वर्ग आव्यूह ए बराबर ए आई जे सममित कहलाता है यदि और केवल यदि ए डैश इक्वल टू ए। आपको क्या करना है? सबसे पहले देखो माइंड में सेट कर लो थ्योरी। क्या सेट करनी है कि अगर हमें सममित पूछा जाए तो हमें ए डैश हमेशा निकालना, विषम सममित पूछा जाए ए डैश मतलब हमेशा उसका ट्रांसपोज लेना ही पड़ेगा। यदि उसका ट्रांसपोज स्वयं के बराबर हो जाए तो क्या होगा? ए डैश इक्वल टू ए, अर्थात आई व जे के हर संभव मानों के लिए ए आई जे ए जे आई हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा? सममित सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। अर्थात जैसे उदाहरण में ए बराबर 2 5 5 7, मैंने एक उदाहरण लिया तो आपने देखा 2 5, तो जब हम डैश निकालते हैं तो क्या होता है? पंक्तियां स्तंभ में चली गई, तो पंक्तियां 2 5, तुम्हें ऐसा लगेगा चेंज ही नहीं हुआ। चेंज नहीं हुआ तभी तो सममित है।
2 5 5 7 वही तो रहेगा। तो क्या स्पष्ट हो गया, ए बराबर ए डैश। इससे स्पष्ट होता है कि ये जो आव्यूह है वो सममित आव्यूह का उदाहरण है। ये 3/3 में दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से अभी एक और रह गया है इसका विषम सममित आव्यूह, वो भी मैं अभी आपको बता देता हूं 2 मिनट में, आप इसको नोट डाउन कर लें। हाँ जी बच्चों, देखेंगे विषम सममित आव्यूह, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक वर्ग आव्यूह ए बराबर ए आई जे विषम सममित आव्यूह कहलाता है यदि और केवल यदि ए डैश इक्वल टू माइनस ए। इसके लिए आई व जे के हर संभव मानों के लिए, तो ए डैश को हम ए जे आई लिखते हैं और माइनस ए आई जे। हमने क्या किया, आई बराबर क्या रख दिया, जे। आई बराबर क्या रख दिया, जे। तो जैसे ही हम जे की जगह आई रखें तो ए आई आई इक्वल टू माइनस ए आई आई। ये प्रूफ है, एक नई टर्मिनोलॉजी का यूज किया मैंने, और इससे क्या स्पष्ट होने वाला है, बहुत खास बात, ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई। तो माइनस ए आई को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ए आई आई प्लस के ए आई आई इज इक्वल टू 0, 2 ए आई आई इज इक्वल टू 0, या 2 0 में चला जाएगा तो ए आई आई इज इक्वल टू 0। अर्थात ए आई आई क्या होता है, ए आई आई क्या होता है, जो हम यहाँ रखते हैं, जैसे A11, A22, A33, और ये कहाँ पर आते हैं, मुख्य विकर्ण। जो मुख्य विकर्ण होता है उसके अवयव होते हैं। अर्थात हम क्या स्पष्ट कर सकते हैं, क्या स्पष्ट होता है इससे, किसी विषम सममित आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। अगर हमें पहचान करनी है तो मुख्य विकर्ण के यदि सभी अवयव शून्य हो तो भी हम ये कह सकते हैं निश्चित रूप से कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है भाई, उदाहरण के तौर पर ए इज इक्वल टू मैंने लिया 0 5 -5 0, तो आप देख रहे होंगे इसके मुख्य विकर्ण के ही सभी अवयव शून्य, इसलिए ये विषम सममित है। अगर नो डाउट अगर आपको लिखना है तो ए डैश इसका परिवर्त निकालना है, तो 0 -5 और 5 0 माइनस कॉमन आ जाएगा तो माइनस ए बन जाएगा, यही चीज़ आ जाएगी। ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिया, और वैसे तो इसका मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य हैं, तो 0 -e -f e f 0 g -g 0, इस तरह से हमने लिया है। ये उदाहरण मैं दे रहा हूँ, जब कहीं आएगा तो यूज हो जाएगा। तो बी डैश आपको ये क्या हो जाएगा, ये आपका स्तंभ में आ जाएगा, ये स्तंभ में आ जाएगा, और ये भी स्तंभ में आ गया। बदल गए सब, बदलने के बाद क्या होगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस बी। तो इस तरीके से हम यहाँ क्या दर्शा सकते हैं कि उसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं, तो वो विषम सममित आव्यूह कहलाता है। और ए डैश बराबर माइनस ए, ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। और सममित में ए डैश इक्वल टू ए। नोट, मैंने लिखा यदि ए एक वर्ग आव्यूह है तो कुछ इनके गुणधर्म है, जैसे अभी मैंने परिवर्त के गुणधर्म दिखाए थे, वैसे ही सममित और विषम सममित आव्यूहों के गुणधर्म है। क्या कहता है, ए प्लस ए डैश, अगर ए प्लस ए डैश करें, कोई आव्यूह ए है, वर्ग आव्यूह है, तो उसका डैश लेते हैं तो भी एक सममित आव्यूह प्राप्त होता है। दूसरा ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह प्राप्त होता है, और ए डैश करने पर या ए डैश ए करने पर एक सममित आव्यूह प्राप्त होता है। ये गुणधर्म है, ये 100% फॉलो करेंगे। और एक अंतिम इसकी जो एक और प्रक्रिया है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, हो सकता है इस बार के पेपर में अभी 2020 में आने के चांस हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन भी है अपने यहाँ, 11वां क्वेश्चन होगा विविध का शायद। तो वो देखेंगे, प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक सममित एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में अद्वितीय प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, ये गुणधर्म कहता है। अर्थात ए इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश, अभी बताया कैसा है, सममित है, जहां ए माइनस ए डैश कैसा है, विषम सममित। तो मैंने यही बोला कि एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह। अब आप सोच रहे होंगे सर 1/2 कहाँ से आ गया, तो ये एक पूरी प्रक्रिया है, इसको लाने के लिए इस सवाल को जब हम करेंगे तो इसी नियम का प्रयोग करते हैं। इसको पी और क्यू मानते हैं, वो सवाल आएगा तो मैं आपको उसके अंदर अवश्य ही बताऊंगा। दैट क्लियर। एक अंतिम टॉपिक है इस एक्सरसाइज को शुरू करने के लिए, आव्यूहों की समानता, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है ना, आव्यूहों की समानता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। क्या होगा, 2 आव्यूह A इज इक्वल टू ए आई जे तथा V इज इक्वल टू वी आई जे समान होंगे यदि नंबर 1 उनकी कोटियां कैसी होनी चाहिए, समान होना चाहिए, अर्थात उनका जो ऑर्डर है वो समान, 2 गुणा 2 है तो 2 गुणा 2 B का भी होना चाहिए। उनके संगत अवयव भी समान होने चाहिए तो ही वो समान आव्यूह होंगे, अदरवाइज वो समान आव्यूह नहीं हो सकते हैं आई व जे के हर संभव मानों के लिए। तो यहाँ से मैंने इस तरह से A बराबर मैंने x 5 और -3y लिया,
और b बराबर 2 5 Z4 लिया। और देखो इनकी कोटियां समान है। इसने क्या कहा, समान आव्यूह। क्या कहा, चूंकि ये समान आव्यूह, ए और बी कैसे आव्यूह, समान, ठीक है ना, चूंकि ए तथा बी कैसे आव्यूह, समान आव्यूह हो, तब हम क्या लिख सकते हैं, समान आव्यूह को a बराबर b। तो a क्या है, ये लिख दिया, b क्या है, तो मैंने यही लिखा है समान आव्यूह कब होंगे, जब इनकी कोटियां और संगत अवयव भी, संगत अवयव क्या, इसके स्थान पर क्या है ये, तो x इक्वल टू क्या आ गया, तुलना करा दो, है 5 की जगह रहा, तो इसकी कोई अननोन वैल्यू नहीं है, ये -3 Z हो गया, z इक्वल टू -3, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, संगत अवयव से ही तुलना करा दें तो आपका ये समान आव्यूह। और ये पूरी एक्सरसाइज केवल इस क्वेश्चन पर ही डिपेंड है, पहली एक्सरसाइज में, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो आपने देखा मैट्रिसेस की जो थ्योरी है वो थोड़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको थ्योरी आती है तो ये चैप्टर कहीं कोई दिक्कत, अभी आगे और थ्योरी है, अभी जोड़ना, आव्यूहों का योग, आव्यूहों का अंतर, आव्यूहों का गुणन, मेन चीज़ तो अभी रही गई सब। अब इस एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद कल से एक्सरसाइज चालू होगी, ठीक है, आप इस थ्योरी को तैयार करते चलें, एग्जाम्पल जो बताए जा रहे वही आपके सवाल होंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।